हेलो डियर, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री क्रैश कोर्स में यूनिट 11 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स है। तो सबसे पहले हम एल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे। तो एल्कोहल्स में हम एल्कोहल के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, फिर एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, फिर एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसके बाद एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद एल्कोहल एंड फिनॉल में डिफरेंस को डिस्कस किया जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस को। तो सबसे पहले हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की जो ट्रिक है, जो उसका रूल है, वो होता है एसपीपीएम। एसपीपीएम का मतलब होता है 16 पुर का पप्पू मिर्ची। इस एस का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से, इस पी का मतलब है प्रिंसिपल चेन से, इस पी का मतलब है प्राइमरी सफिक्स से, इस एम का मतलब है मेन फंक्शन ग्रुप से। तो ये हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड है। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन एक होती है, प्राइमरी सफिक्स भी एक होता है और मेन फंक्शन ग्रुप भी एक ही होता है। केवल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारा कार्बन कंपाउंड है। तो इसकी प्रिंसिपल चेन जो है ये 5 कार्बन की चेन है। स्ट्रेट चेन जो है वो प्रिंसिपल चेन हो गई। सभी कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। तो यहां पे प्राइमरी सफिक्स जो है वो एन होगा। ठीक है, अगर कहीं भी आपको डबल बॉन्ड मिल जाता चेन में तो इन होता आपका प्राइमरी सफिक्स, अगर ट्रिपल बॉन्ड मिलता तो आइन होता। ठीक है, अब मेन फंक्शन ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कैसे पहचानोगे? तो देखो जरा, हमारे पास ये ग्रुप है, 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 5 ग्रुप हैं इस कंपाउंड में। तो इनमें से एक होगा मेन फंक्शन ग्रुप, बाकी सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो ये हम प्रायोरिटी टेबल से पहचानते हैं। तो प्रायोरिटी टेबल में ये हमारे फंक्शन ग्रुप है, ये इनको प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, ये फंक्शन ग्रुप है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया है। ये जो लाइन के नीचे लिखा हुआ है ना, ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, ये ईथर ग्रुप आपका, एल्कोक्सी, ये अल्काइल ग्रुप आपका, ये मिथाइल और ये इथाइल। तो ये कभी भी मेन फंक्शन ग्रुप नहीं बनते, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप आपके जो है वो मेन फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में प्रायोरिटी के बेसिस पे हम मेन फंक्शन ग्रुप को डिसाइड करते हैं। तो हम अपने कंपाउंड पे चले आते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पे COH ग्रुप है, NH2 है, ये Br है, ये Cl है, ये CH3। तो CH3, Cl, Br ये कभी तो मेन बन नहीं सकते, तो ये तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही रहेंगे। अब इसमें और इसमें देखते हैं, NH2 और COH ग्रुप में देखते हैं। तो देखो जरा, जो हमारा प्रायोरिटी टेबल है, ये COH ग्रुप ये है और NH2 ये है। तो चूंकि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो है वो प्रायोरिटी ज्यादा मिली है, तो ये हमारा मेन हो जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो बस हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है, ये हमारे कार्बन की चेन है। तो बस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ऑर्डर जो है वो एसपीपीएम है। हम इस ऑर्डर में नेमिंग करते हैं। तो एस मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारे पास 4 हैं, 1, 2, 3, 4 ग्रुप हैं। तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा प्रीफिक्स नेम जो है वो यूज किया जाता है। मेन फंक्शन ग्रुप के लिए हम उसका सफिक्स नेम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये प्रायोरिटी टेबल में ये COH ग्रुप है, प्रीफिक्स नेम इसका कार्बोक्सी है, सफिक्स नेम इसका ओइक एसिड है। NH2 की बात करें तो अमीनो इसका प्रीफिक्स नेम है, सफिक्स नेम इसका अमाइन होता है। ठीक, तो मेन फंक्शन ग्रुप के लिए सफिक्स नेम यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमेशा प्रीफिक्स नेम यूज किया जाता है। ठीक है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमें नाम लिखना है। तो ये अमीनो है, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, ये मिथाइल है। तो सबसे पहले अमीनो लिखा जाएगा। तो सेकंड नंबर पे अमीनो है तो लिखा जाएगा 2 अमीनो, फिर 2 ब्रोमो, ये सेकंड नंबर पे ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, फिर 4 मिथाइल, फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट हो गए हमारे, प्रिंसिपल चेन आएगी। तो 5 कार्बन की चेन है तो पेंट। ठीक है, फिर प्राइमरी सफिक्स एन आएगा तो एन लिखा हमने। ठीक है, और इसके बाद ये COH ग्रुप, इसको हम लिखेंगे ओइक एसिड। ठीक है, इसका सफिक्स नेम क्या होगा? ओइक एसिड। तो ओइक एसिड लिखा। तो याद रखना कि जब भी आपका मेन फंक्शन ग्रुप जो है वो AEIOU से स्टार्ट होता है, तो जो हमारा ये प्राइमरी सफिक्स है एन, इन, आइन, तो ये वाला ई जो है वो हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए एन का ई जो है वो इरेज किया, क्योंकि ओइक एसिड O से स्टार्ट हो रहा है। तो बस ये हमारे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया, ये हमारी प्रायोरिटी टेबल हो गई। ठीक है, फिर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
हमें कॉमन नेम एंड आईयूपीसी नेम। तो कॉमन नेम तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, आपसे आईयूपीसी नेम जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो CH3OH इसको हम मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं कॉमन नेम में। मिथेनॉल ये हमारा आईयूपीसी नेम हो गया। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल होगा, ये इथेनॉल। ठीक है, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, और OH ऑल इसका सफिक्स नेम यूज किया जाएगा क्योंकि ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन टू ऑल ये आईयूपीसी नेम है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, ये कॉमन नेम है। तो ये आइसो, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्सरी ये कब यूज होते हैं तो ये हम आपको हेलो एल्केन, हेलो एरिन में बता चुके हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। फिर हमारा 4th नंबर है, तो ये हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसको हम ब्यूटेन 1 ऑल बोलते हैं। तो स्ट्रेट चेन के लिए हम नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करते हैं। फिर हमारा 5th नंबर है, ये इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे, ये हमारा ब्यूटेन 2 ऑल है। तो जब हमारा 2 डिग्री एल्काइल होता है तो 2 डिग्री पे हम कोई फंक्शन ग्रुप लगा लेते हैं तो वहां पे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, ये ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। फिर इसके बाद ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहलाएगा। तो 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप के लिए हम टर्सरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो 3 डिग्री एल्काइल में जब आप OH लगा देते हो तो ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाता है। इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बोलते हैं। फिर ये हमारा डाईऑल है, इसको हम कॉमन नेम में ग्लाइकोल बोलते हैं। आईयूपीसी इथेन 1,2 डाईऑल। ये हमारा ग्लिसरॉल है। ठीक है, इसको हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं। ये हमारा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल हो गया। ये हमारा साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल है, ये हमको साइक्लोहेक्सेनॉल आईयूपीसी नेम में बोलते हैं। अगर आपको आईयूपीसी नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है तो आईयूपीसी नोमेनक्लेचर के बहुत सारे वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं। आप आईयूपीसी नोमेनक्लेचर बाय तोमर ये कीवर्ड टाइप करोगे यूट्यूब पे तो वीडियो जो है वो खुल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके बाद ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्लो चार्ट है। 11th क्लास में आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की स्टडी की। 12th क्लास में आप पढ़ोगे हेलो एल्केन, फिर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के ये हमारे 4 डेरिवेटिव्स हैं। तो इतना पार्ट हम 12th में पढ़ेंगे और ये पार्ट हम 11th में पढ़ चुके हैं। अब एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन हमको यहीं से मिल जाती है। देखो जरा, एल्कोहल के सराउंडिंग में क्या है, ये एल्काइल हैलाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है। ठीक है, और ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये थोड़ा दूर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा दूर है। तो बस अगर आपको एल्कोहल बनाना है तो सुटेबल रीजेंट क्या होगा, एल्काइल हैलाइड से आप एल्कोहल बना सकते हो, एल्डिहाइड से एल्कोहल बना सकते हो, कीटोन से एल्कोहल बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एल्कोहल बना सकते हो, और ये एल्कीन से जो है एल्कोहल आसानी से बनाया जा सकता है। तो अब हम एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो एल्कोहल को हम एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, एल्कोहल को हम एल्डिहाइड से बना सकते हैं, कीटोन से बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप सारे केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो। जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप बना सकते हो। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हमारे ब्रह्मा जी जैसे हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की उसी प्रकार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप सारे कंपाउंड जो है वो बना सकते हो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रह्मा जी हैं। एल्कीन से भी अल्कोहल जो है बनाया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी हेल्प से हम अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो हमारी पहली मेथड है फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो जब हम एल्कीन का हाइड्रेशन कराते हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो हमारा अल्कोहल बनता है। तो ये हमारा प्रोपीन है, ठीक है, वाटर का एडिशन कराना है, एसिडिक मीडियम में कराना है, ठीक है, तो ये हमारा 2 प्रोपेनॉल जो है वो बनता है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, तो देखो जरा, सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन होगा, ठीक है, तो H2O जो एसिड का H पॉजिटिव है उससे हमारा H3O पॉजिटिव बनेगा। ये H3O पॉजिटिव जो है वो एल्कीन से रिएक्ट करेगा,
तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का प्रोटोनेशन होगा, मतलब ये जो डबल बॉन्ड की ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इस पे अटैक करेंगे तो ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे गिर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा और ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन निकलने के बाद ये वाटर बन जाएगा। तो सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, तो मतलब एसिड का जो H पॉजिटिव है वो एडिशन होगा उसका। फिर सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, ये जो वाटर न्यूक्लियोफाइल है ये हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, वाटर जो है अब अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन पे, तो अटैक किया तो ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया। फिर इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा, उसमें क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन से हमारा एल्कोहल जो है वो बनेगा। तो ये जो हमारी स्पीसीज है ये हमने यहाँ लिखी, ये वाटर है, वाटर क्या करेगा, इस H पे अटैक करेगा तो ये इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, तो हमारा एल्कोहल जो है वो बन जाएगा और H3O पॉजिटिव जो एसिड हमने यूज किया था वो एसिड हमको दोबारा से मिल गया है। तो इस तरीके से एल्कीन जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्कीन का हाइड्रेशन कराने पे एल्कोहल बनता है। इसके बाद एल्कीन से एल्कोहल हम बना सकते हैं जब एल्कीन की रिएक्शन जो है वो डाइबोरोन से हम कराते हैं। तो ये हमारा BH3 जो है वो लुईस एसिड कहलाता है, ये हमारा प्रोपीन है, रिएक्शन कराते हैं तो ये डबल बॉन्ड जो है वो इस पे अटैक करेगा, राइट। तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा तो हमारा ये बनेगा, तो मोनो एल्काइल बोरेन बन गया। फिर एल्कीन फिर रिएक्ट करेगा क्योंकि अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो फिर से बॉन्ड बनेगा, तो ये हमारा डाई एल्काइल बोरेन बन गया। फिर एल्कीन जो है फिर से रिएक्ट करेगा तो ये हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। फिर हमको क्या करना है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हमारा क्या होता है, वो होता है H2O2। तो बस ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो ये OH जो है वो बोरोन से लगेगा, एक OH जो है वो इस एल्काइल ग्रुप से लगेगा। तो 3 एल्काइल ग्रुप से 3 OH जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे तो ये हमारा प्रोपेन-बनॉल बनेगा और ये हमारा BOH होल थ्राइज जिसको कि हम H3BO3 भी बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको हम H3BO3, ये बोरिक एसिड बनेगा। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा एल्कीन है उस पर डाइबोरोन की रिएक्शन होगी तो वाटर का जो है वो एडिशन होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होगा तो OH इस कार्बन पे आएगा, H इस कार्बन पे आएगा, तो हमारा प्रोपेन बन ऑल जो है वो बनेगा। फिर हम एल्कोहल को बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड हमारा ये है इथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दो या एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दो तो हमारा इथेनॉल बन गया और KCl बन गया। अब इस मेथड का यूज जो है वो आजकल हम नहीं करते, रीजन ये है कि ये हमारा एल्कोहल बना और ये हमारा KOH है, तो एल्कोहलिक KOH जो है वो फिर क्या करता है, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन करने लगता है। तो फिर हमको मिक्सचर मिलेगा एल्कोहल और एल्कीन का, इस कारण ये मेथड जो है वो हम यूज नहीं करते अब। फिर हमारी थर्ड मेथड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन है, तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन जो है वो हम कराते हैं तो हमको अल्कोहल मिलता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कीटोन के रिडक्शन पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। और रिड्यूसिंग एजेंट आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, निकल पैलेडियम प्लेटिनम ये मेटल हो सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो सकता है। क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक्सपेंसिव होता है, ये महंगा होता है, इस कारण हम ये मेटल जो है वो यूज कर सकते हैं, निकल प्लेटिनम पैलेडियम। तो इनका हाइड्रोजनेशन जो है वो एल्डिहाइड कीटोन से कराने पे हमको अल्कोहल जो है वो मिलेगा। फिर इसके बाद हमारी फोर्थ मेथड है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू रिड्यूस होकर अल्कोहल देता है, वाटर बनेगा। अब चूंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है बहुत एक्सपेंसिव है
तो कार्बोक्जिलिक एसिड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराओगे तो अल्कोहल बहुत महंगा पड़ेगा आपको बनाना। तो हम क्या करते हैं कि कार्बोक्जिलिक एसिड को सबसे पहले हम अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं, तो ये एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर जो हमारा एस्टर है, ये जो हमारा एसिड क्लोराइड है, ये हमारा एस्टर और ये हमारा एसिड एनहाइड्रेट, ये तीनों जो है वो निकल प्लेटिनम पैलेडियम मेटल के थ्रू रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। कार्बोक्जिलिक एसिड जो है वो डायरेक्ट निकल प्लेटिनम पैलेडियम द्वारा रिड्यूस नहीं होता। तो अगर आपको कार्बोक्जिलिक एसिड से कमर्शियली अल्कोहल बनाना है तो इसको हम सबसे पहले एस्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने एस्टर में कन्वर्ट कर लिया। अब एस्टर का रिडक्शन जो है वो निकल प्लेटिनम पैलेडियम से कराओगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन अल्कोहल बनेगा, एसिड एनहाइड्रेट का हाइड्रोजनेशन अल्कोहल बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसकी रिएक्शन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर इसकी हम एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इसकी रिएक्शन हम कीटोन से कराते हैं तो फिर हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों ही टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं। तो समझ गए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने ब्रह्मा जी क्यों बोला, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है कार्बन कंपाउंड के रचयिता हैं। तो अब रिएक्शन कैसे होती है, तो ये RMgX, तो R ये नेगेटिव है, MgX पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बॉन्ड गिरेगा तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो MgX जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये एडक्ट बन गया हमारा। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर का H यहाँ पे जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और OH वाटर का कार्बन से लग जाएगा, तो बस ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, MgOX ये बन गया। इसी प्रकार RMgX एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो R जो है यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन से MgX कनेक्ट हो जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वाटर का H जो है यहाँ पे टच होगा तो ये निकल जाएगा और कार्बन से OH अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक। इसके बाद ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, हमारा कीटोन से रिएक्ट करेगा तो R इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो MgX इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा। फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा और MgOH बन गया। इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। रीजन ये है कि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो अल्कोहल हमारा वाटर में सॉल्युबल है, क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कार्बोक्जिलिक एसिड हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है, क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अमाइन जो है वो हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है, क्यों? क्योंकि अमाइन जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। फिनॉल जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, क्यों? क्योंकि फिनॉल जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो जो भी कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कैसे होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिस कारण के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है कोरस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन से ज्यादा होता है, ईथर से ज्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। फिर इसके बाद अगर हम एसिडिटी की बात करें तो अल्कोहल जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, बहुत 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 वीक एसिड होता है। इसको हम एसिड इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, इसलिए इसको हम एसिड कंसीडर करते हैं। अगर सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन को छोड़ दें तो फिर अल्कोहल हमारा न्यूट्रल बिहेवियर शो करेगा। अब चूंकि अल्कोहल जो है वो सोडियम पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है और जो सब्सटेंस मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं वो एसिड कंसीडर किए जाते हैं, इसलिए इसको हम एसिड कंसीडर करते हैं। अब एसिडिटी का ऑर्डर देखें तो देखो यहाँ प्राइमरी अल्कोहल में एक एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहल में 2 एल्काइल ग्रुप हैं और
टर्सरी अल्कोहल में 3 अल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बन से कनेक्ट होते हैं, जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप कनेक्ट होता है। तो हमको पता है कि एल्काइल ग्रुप जो है वो बेसिसिटी तो बढ़ाते हैं, लेकिन एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो बहुत 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 वीक एसिड होगा, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल से। और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा इन दोनों से, ठीक। फिर इसके बाद हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का ये एक आइडिया है, ये फ्लो चार्ट है। तो ये हमारे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज का एक फ्लो चार्ट है। देखो जरा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये हम 11th में स्टडी कर सके हैं। एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, से ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ये डेरिवेटिव्स हैं। ये फ्लो चार्ट तो हम पहले आपको बता चुके हैं। अब ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल से हम इतने सारे कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कराओगे तो हमारा सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड या फिर PCl3 या PCl5 से कराओगे तो हमारा अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है, अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रो एसिड से कराते हो, HCl, HBr, HI से कराओगे तो हमारा अल्काइल हैलाइड बनेगा। अल्कोहल को अगर हम कॉपर में हीट करते हैं तो हमारा एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है। अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनेगा हीट करने पे, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो हमारा कीटोन बनेगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है वो KMnO4 से कराते हैं। अब KMnO4 आपका चाहे एसिडिक हो या बेसिक हो या फिर न्यूट्रल हो, तो ये ऑक्सीडेशन पे क्या देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अल्कोहल को अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीडाइज करते हैं तो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या देता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है वो हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि PCC, कॉलिन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट से कराते हैं तो फिर हमारा अल्डिहाइड बनता है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराते हैं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर ये जो हमारा अल्कोहल है इसकी रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओ या फिर एसिड क्लोराइड से करा दो या फिर एसिड एनहाइड्राइड से करा दो तो हमारा एस्टर बनेगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसको हम एस्टरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिर इसके बाद अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराओगे तो एल्केन बनता है। अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो एल्कीन बनेगा। अगर हम अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हीट करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारा ईथर बनता है। अगर अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो हमारा अमाइन बनता है। और अगर अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से कराते हैं, ठीक है, और यहां पे अल्कोहल कोई भी नहीं चलेगा, केवल इथाइल अल्कोहल चलेगा और कोई अल्कोहल नहीं चलेगा, केवल और केवल इथेनॉल के अलावा कोई दूसरा अल्कोहल नहीं चलेगा जब ये हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन होती। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो केवल और केवल इथाइल अल्कोहल देता और कोई दूसरा अल्कोहल नहीं देता, तो ये हमारा हेलोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, ठीक है, आयोडीन भी हो सकता है। तो हमारा क्लोरोफॉर्म बन सकता है, ब्रोमोफॉर्म बन सकता है, आयोडोफॉर्म बन सकता है। तो इसको हम कॉमनली हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज का एक फ्लो चार्ट हो गया। तो बस उसी फ्लो चार्ट की केमिकल रिएक्शन जो है वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। जो फ्लो चार्ट में हमने रिएक्शन बताई थी वही रिएक्शन यहाँ पे दी गई है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बाकी हेलोजन एसिड से रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन, PCl5 से रिएक्शन, PBr3 रेड फास्फोरस ब्रोमीन से रिएक्शन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करना, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, तो ये हमारी एसिडिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है, तीनों की तीनों, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होती हैं इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 एसिडिक, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो सबसे पहले ये एल्डिहाइड देगा, फर्दर ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो लास्ट प्रोडक्ट तो हमारा यही मिलेगा। अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल है
तो फिर एल्डिहाइड ना मिलकर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड देता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने पे कीटोन देता है। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करोगे मतलब हाइड्रोजन गैस निकाल दोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल से हाइड्रोजन गैस निकालोगे तो कीटोन। 3 डिग्री से हाइड्रोजन गैस निकालोगे तो एल्कीन्स बनती हैं। कैसे बनती हैं इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट, इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन को अब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप्स रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करते हैं। ग्रुप्स रिएक्शन क्या कहलाती है कि जब अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl से होती है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड में, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये जो मिक्सचर है इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। तो OH और ये H से हमारा वाटर बनेगा और Cl जो है वो एल्काइल ग्रुप पे कनेक्ट हो जाएगा, तो एल्काइल हैलाइड जो है बन जाएगा। यहाँ पे अल्कोहल हमने इथेनॉल लिया, एसिड हमारा HCl ही है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेने ही लेना है, तो ये हमारा इथाइल क्लोराइड बन गया और ये हमारा वाटर बन गया। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप्स रिएक्शन। अब एल्कोहल की कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन तो आसान है। एल्कोहल की रिएक्शन थाइनल क्लोराइड से कराओगे तो एल्काइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस जो है रिलीज होगी। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये रिएक्शन तो हमको बड़ी आसान लगी थी। OH और ये H से वाटर बना और Cl जो है इस एल्काइल ग्रुप पे कनेक्ट हो गया। लेकिन ये कैसे होगी इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो देखो इसका हम एक ट्रिक बता देते हैं आपको। जो SOCl2 है इसको सबसे पहले आप वाटर से रिएक्ट करा दो तो हमारा SO2 गैस बनेगी और HCl बनेगा, 2 HCl बनेंगे। अब एल्कोहल की रिएक्शन HCl से तो कराना हमको बनता है, तो एक HCl ही आपको यूज करना है। एक HCl को क्यों यूज करना है तो अभी हम बताएंगे क्यों करना है। तो हमारा RCl बन गया और एक H2 बनेगा, ठीक है। अब चूंकि हमने यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल लिया था तो यहाँ पे प्रोडक्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल ही बनना चाहिए, तभी वो कैंसिल होगा परफेक्टली। अगर आप 2 HCl ले लेते तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, जो कि ठीक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने अपने आप से लिया हुआ है, ये रिएक्शन में कहीं भी नहीं दिया है। तो एक H2 से एक H2 कट गया, एक HCl से एक HCl कट गया, रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, एल्कोहल, SOCl2 ये है, ठीक है, SO2 ये, एल्काइल क्लोराइड ये, HCl ये। तो ये रिएक्शन जो है बहुत अच्छी रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन के थ्रू हम एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन जो है वो करते हैं। रीजन ये है कि इसमें बनने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और HCl ये दोनों गैस फॉर्म में हमको मिलता है, तो ये कैसे होते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं, तो प्योर एल्काइल हैलाइड जो है हमको मिल जाता है। इसके बाद PCl3 से रिएक्शन करानी है, तो एल्कोहल की PCl3 से रिएक्शन होगी तो 3RCl बनेगा और H3PO3 बनेगा। अब ये रिएक्शन कैसे होती है तो देखो जरा, PCl3 को सबसे पहले वाटर से रिएक्ट करा देते हैं तो H3PO3 बनेगा और 3HCl बनेगा। अब यहाँ पे 3ROH लेना, 3HCl से रिएक्ट कराना, तो यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल बनाना है हमको, क्योंकि 3 वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज किए तो 3 वाटर मॉलिक्यूल बनाना है, इसलिए तीनों HCl यूज किए जाएंगे। तो 3 अल्कोहल चाहिए तो 3RCl और 3H2, तो 3H2 से 3H2 कैंसिल, 3HCl से 3HCl कैंसिल, बचेगा क्या, PCl3, 3ROH, H3PO3 और 3RCl बन गया। फिर इसके बाद PCl5 से रिएक्शन होगी, तो PCl5 ROH से रिएक्शन करता है तो RCl बनता है, POCl3 और HCl बनता है। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, तो PCl5 की रिएक्शन वाटर से करा दो तो POCl3 और 2HCl बनेगा। अब यहाँ पे वाटर हमने एक लिया तो हमारा HCl भी एक ही यूज किया जाएगा, ठीक है, तो एक अल्कोहल एक HCl से C2H5Cl और ये H2 बना, तो H2 से H2 कैंसिल, एक HCl से एक HCl कैंसिल, तो PCl5 की रिएक्शन C2H5OH से कराओगे तो POCl3 C2H5Cl और HCl बनेगा। तो इसके बाद अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हीट करना है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अल्कोहल को हीट करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो अल्कोहल से हमको इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, तो H2SO4 आयनाइज होता है H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में, तो हमारा H पॉजिटिव इस OH से रिएक्ट करेगा तो वाटर बन जाएगा और ये HSO4 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। फिर अल्कोहल के 2 मोल जो हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हम हीट करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो अल्कोहल के 2 मोल जो है वो हमको ईथर देते हैं, वाटर देते हैं। तो 2 मोल से वाटर कैसे निकलेगा, तो देखो जरा, 1 मोल तो हमारे पास लिखा ही हुआ है, दूसरा मोल और लिख लेते हैं CH3 CH2OH, तो ये ऐसे वाटर निकल जाएगा,
तो CH3 CH2O CH2CH3 ये ईथर बन जाएगा हमारा। ठीक, तो ये ईथर बन गया और वाटर बन गया। अगर हम एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में 170 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच हीट करते हैं तो हमारा एथीन बनता है। मतलब यहाँ से OH निकलेगा इस कार्बन से, तो इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो वाटर निकल जाएगा और CH2 CH2 बन जाएगा, तो एल्कीन बन जाएगा हमारा। फिर हम डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन देखते हैं। तो एल्कोहल का डिहाइड्रो हेलोजनेशन जो है वो कॉपर की प्रेजेंस में कराते हैं। तो जब हम प्राइमरी एल्कोहल को कॉपर में हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो 2 हाइड्रोजन ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे CH3CHO बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल है हमारा, कॉपर के साथ हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस में, तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और कीटोन बन जाएगा हमारा। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल देखते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होने पे एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन पे कीटोन देता है। ठीक है, तो ये हमें ऑक्सीडेशन जो है वो कराना है आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि आपका KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो इसके थ्रू 1 डिग्री एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड की जगह फिर क्या देने लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देने लगता है। लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल हमेशा कीटोन ही देगा, चाहे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड की जगह क्या देने लगता है, फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने लगता है। ठीक है, तो PCC, PDC, कॉलिन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, DMSO। ठीक है, तो ये जो हमारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन देता है। लेकिन अगर हमारे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हों तो फिर क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल सबसे पहले एल्डिहाइड बनाता है, फिर एल्डिहाइड से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसके बाद हमारी एस्टरिफिकेशन प्रोसेस है। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, इसको हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो एल्कोहल की रिएक्शन या तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कराओ, या फिर एसिड क्लोराइड से कराओ, या फिर एसिड एनहाइड्राइड से कराओ, तो हमारा एस्टर बनता है। तो सबसे पहले हम एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं। तो जब हम एल्कोहल का सॉल्यूशन और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्यूशन दोनों को मिक्स कर देते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, तो हमारा एस्टर जो है बनता है और वाटर निकलता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो यहां से जाता है OH, कार्बोक्सिलिक एसिड से जाएगा OH और एल्कोहल से जाता है H, है ना। तो एल्कोहल का ये जो ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर, ये यहाँ पे अटैक करता है, तो ये बॉन्ड जो है वो ऐसे ब्रेक हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O, तो CH3C डबल बॉन्ड O, और एल्कोहल का ये ऑक्सीजन और ये CH2CH3 पार्ट ये कनेक्ट हो गया, प्लस H2, तो OH ये और H इसका एल्कोहल का, तो हमारा वाटर बन जाता है। तो ये हमारा इथाइल एसीटेट जो है वो बन गया। अगर हम इसकी IUPAC नेम की बात करें तो ये इथाइल इथेनोएट जो है इसका नेम होगा। फिर एल्कोहल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करानी है, तो एल्कोहल से H और एसिड क्लोराइड से Cl, तो HCl बनेगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O ये वाला पार्ट है और OCH2CH3 ये वाला पार्ट है, तो ये हमारा एस्टर बन गया, इथाइल इथेनोएट इसका नाम है। ये एल्कोहल है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, तो ये बॉन्ड आप ऐसे तोड़ दो, ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ दो, तो CH3C डबल बॉन्ड O और ये OCH2CH3, तो ये हमारा एस्टर बन गया। फिर CH3C डबल बॉन्ड OO और यहाँ से ये एल्कोहल का हाइड्रोजन, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिटिक एसिड बन गया। तो ये हमारी एस्टरिफिकेशन प्रोसेस हो गई। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं। तो पहली टर्म है एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो 100% इथेनॉल, इसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। फिर सेकेंड टर्म है रेक्टिफाइड अल्कोहल, जिसको हम रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं। तो ये एक मिक्सचर होता है जिसमें 95% इथेनॉल होता है, 5% वाटर होता है। फिर थर्ड टर्म है पावर अल्कोहल, तो ये भी एक मिक्सचर होता है जिसमें 80% पेट्रोल होता है जिसको हम गैसोलीन बोलते हैं और 20% इथेनॉल होता है। तो 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल का ये जो मिक्सचर होता है इसको हम पावर अल्कोहल बोलते हैं। फिर इसके बाद हम अल्कोहल एंड फिनॉल में डिफरेंस को देखेंगे। तो पहला डिफरेंस है लिटमस टेस्ट।
तो फिनॉल चूंकि एसिडिक होता है इस कारण ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, लेकिन अल्कोहल हमारा न्यूट्रल होता है इस कारण ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं कर पाएगा। सेकेंड टेस्ट है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ फिनॉल रिएक्ट करता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि वायलेट कलर का होता है, जबकि अल्कोहल के साथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड की कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है ना। तो फेरिक क्लोराइड में आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो आयरन जब भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो 6 लिगेंड के साथ कंबाइन होगा, 6 लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो 6 फिनॉक्साइड आयन हमको चाहिए, इसलिए हमने फिनॉल जो है वो 6 लिए। ठीक है। और चूंकि यहाँ पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो फिनॉक्साइड ये -1 होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे H3 आएगा, राइट। तभी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वायलेट कलर का होगा और 3HCl जो है वो बनेंगे। फिर हम एक्वस फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो फिनॉल जो है वो एक्वस फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक ट्राइफिनॉक्साइड जो है वो बनता है, जो कि ब्लू, वॉयलेट, पर्पल, ग्रीन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है और 3HCl बनेगा। फिर अगला टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, एक्वस ब्रोमीन जो है इसके साथ रिएक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल जो है वो बनता है, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना और 3HBr जो है वो बनेगा। तो ये हमारा फिनॉल एंड अल्कोहल में डिफरेंस हो गया। फिर इसके बाद हमको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस बताना है। तो पहला है लुकास टेस्ट। तो लुकास रिएजेंट तो आपको पता है क्या होता है, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये हमारा लुकास रिएजेंट कहलाता है। तो जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है वो लुकास रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे अल्काइल क्लोराइड जो है वो बनता है। तो रूम टेम्परेचर पे तो यहाँ पे टर्बिडिटी नहीं बन पाती, लेकिन अगर हम इसको हीट करें तो यहाँ पे टर्बिडिटी बनती है। तो टर्बिडिटी यहाँ पे जो है वो हीट करने पे बन सकती है। फिर जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल होता है, वो लुकास रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में जो है वो रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे टर्बिडिटी जो है वो बनती है, रूम टेम्परेचर पे बन जाती है, लेकिन टाइम लगता है, 5 मिनट का लगभग टाइम लगता है। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल जो है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे टर्बिडिटी जो है वो इमीडिएटली बनती है। जैसे ही आपने लुकास रिएजेंट जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल में डाला तो टर्बिडिटी जो है वो इमीडिएटली जो है वो बनती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड के कारण। फिर इसके बाद हमारा सेकेंड टेस्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो 1 डिग्री अल्कोहल में केवल इथेनॉल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ये हमारे आयोडोफॉर्म की रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है ऐसे याद रखना तो मुश्किल है, अगर हम स्टेप रिएक्शन देखें तो हमें याद हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा अल्कोहल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो चूंकि आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म ये टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा दिए जाते हैं। तो वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो, तब तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट देगा, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा। लेकिन अगर ये ग्रुप नहीं है तो फिर ना आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी, ना ब्रोमोफॉर्म, ना क्लोरोफॉर्म रिएक्शन होगी। अब देखो जरा, अब अल्कोहल में तो ये वाला ग्रुप होता नहीं है, लेकिन अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो ये वाला ग्रुप जो है वो बन जाता है। तो जिस भी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन पे ये वाला ग्रुप बन जाए तो वो अल्कोहल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो दे देता है। ठीक है, तो हमको ये वाला ग्रुप चाहिए। तो देखो जरा, 1 डिग्री अल्कोहल में केवल इथेनॉल जो है वो ये वाला ग्रुप दे सकता है। तो ये हमारा इथेनॉल है, इसको सबसे पहले हम ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, तो आयोडीन के थ्रू ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो एसिटल CH3C डबल बॉन्ड OH,
तो CH3 C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप तो हमको मिल गया और H2 बना। तो इसका मतलब है कि ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। फिर इसके बाद ये जो इथेनॉल बना है इसका आयोडीनेशन होगा, सेकंड स्टेप। तो 3 हाइड्रोजन निकल के 3 आयोडीन लग जाएंगे तो ये आयोडल बन जाता है और 3HI बन जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑक्सीडेशन, सेकंड आयोडीनेशन और थर्ड जो है हाइड्रोलिसिस होगा। तो हाइड्रोलिसिस के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है चाहिए। तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ से H और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा CI3 और ये बॉन्ड C, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा तो CHI3, तो ये हमारा आयोडोफॉर्म बन जाता है और बाकी ONA CI3 की जगह लग जाएगा तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O, तो ये HC डबल बॉन्ड O और ONA लगा दो यहाँ पे, तो सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल में केवल इथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ना तो मिथेनॉल देगा ना प्रोपेनॉल देगा। ठीक है, रीजन क्या है कि ये CH3 C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप जो है वो नहीं बना पाते, इसलिए टेस्ट नहीं देगा। फिर इसके बाद अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें तो ये ऑक्सीडाइज होने पे क्या बनाता है, एसीटोन बनाता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप हमको मिल जाएगा यहाँ पे। तो 2 डिग्री एल्कोहल मतलब ये वाला 2 डिग्री एल्कोहल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर हम यहाँ पे C2H5 कर दें तब भी 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन यहाँ C2H5 कर दें, यहाँ भी C2H5 कर दें तो फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिया जाएगा। फिर ये 2 डिग्री एल्कोहल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। 3 डिग्री एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, क्यों? क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो ना तो एल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन बनेगा। तो हमको कैसा एल्डिहाइड कीटोन चाहिए जिसमें ये CH3 C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप हो, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप से एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना ही चाहिए, तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम फिनॉल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फिनॉल के IUPAC नोमेनक्लेचर को देखेंगे। तो बेंजीन रिंग पे जब एक OH ग्रुप कनेक्ट होता है तो कॉमन नेम इसका फिनॉल होगा, IUPAC नेम इसका फिनॉल होगा। बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे 2 OH ग्रुप कनेक्ट हैं तो कॉमन नेम कैटिकॉल और IUPAC नेम बेंजीन 1,2 डाइऑल। बेंजीन रिंग पे 2 OH ग्रुप कनेक्ट हैं लेकिन ये मेटा पोजीशन पे हैं तो कॉमन नेम रिसोसिनॉल कहलाता है और IUPAC नेम बेंजीन 1,3 डाइऑल कहलाएगा। बेंजीन रिंग पे 2 OH ग्रुप 1/4 पोजीशन पे हैं तो ये बेंजीन 1,4 डाइऑल कहलाएगा, ये IUPAC नेम होगा इसका। कॉमन नेम इसका क्विनॉल, इसको हम हाइड्रोक्विनॉन बोलते हैं। फिर बेंजीन रिंग पे 3 OH ग्रुप 1, 2, 3 पोजीशन पे हैं तो ये बेंजीन 1, 2, 3 ट्राइऑल, ये IUPAC नेम होगा इसका। कॉमन नेम पायरोगिलॉल है। फिर बेंजीन रिंग पे 3 OH ग्रुप कनेक्ट हैं 1, 2 एंड 4th पोजीशन पे तो ये हमारा हाइड्रोक्विनॉल कहलाता है कॉमन नेम में। बेंजीन 1, 2, 4 ट्राइऑल ये उसका IUPAC नेम होगा। फिर 1, 3, 5 पोजीशन पे 3 OH ग्रुप बेंजीन रिंग से कनेक्ट हैं तो ये बेंजीन 1, 3, 5 ट्राइऑल ये IUPAC नेम है। कॉमन नेम इसका फ्लोरोग्लूसिनॉल कहलाएगा। फिर बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे OH एंड CH3 ग्रुप कनेक्ट है तो ये ऑर्थोक्रिसोल कहलाता है और इसका IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल फिनॉल। बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे Br एंड OH ग्रुप कनेक्ट हैं तो ये हमारा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल कहलाएगा कॉमन नेम। IUPAC नेम 2 ब्रोमोफिनॉल कहलाता है। फिर बेंजीन रिंग पे एक OH ग्रुप कनेक्ट है और 3 NO2 ग्रुप कनेक्ट हैं, ये 2, 4, 6 पोजीशन पे तो कॉमन नेम पिक्रिक एसिड है और IUPAC नेम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल होगा। इसके बाद हम फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड को समझने से पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड का फ्लो चार्ट देखेंगे। तो देखो जरा, ये हमारा बेंजीन होता है। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन FeCl3 या फिर AlCl3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन का एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फिनॉल बनता है। बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं, ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है तो टोलुइन बनता है। टोलुइन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में तो हमारा बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्जिलिक एसिड की रिएक्शन अगर PCl5 से कराते हैं तो
बेंजोइक क्लोराइड बनता है। अगर हम C2H5OH से कराते हैं तो हमारा इथाइल बेंजोएट बनता है। अगर हम अमोनिया से कराते हैं तो बेंजेमाइड बनता है। और अगर हम P2O5 से कराते हैं, P2O5 के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो हमारा एक एनहाइड्राइड बनता है। तो ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड का फ्लो चार्ट हो गया। तो अब हमको फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड देखनी है। तो देखो जरा, फिनॉल के आस पड़ोस में कौन है? फिनॉल के आस पड़ोस में एक तो ये क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल आसानी से बना सकते हैं। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसके थ्रू हम कोई भी कार्बन कंपाउंड बना सकते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी फिनॉल बना सकते हैं। ठीक है। फिर एक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, उससे भी हम ये वाले कंपाउंड बना सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, हेलो बेंजीन बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम ये बना सकते हैं। तो फिनॉल को हम क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं। ठीक है, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बना सकते हैं, हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं, और हम क्यूमीन से भी बना सकते हैं। राइट। तो अब फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे होगा इसके डिटेल में हम स्टडी करते हैं। तो देखो जरा, तो फिनॉल की जो प्रिपरेशन मेथड है उसमें फर्स्ट जो है वो हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है उसको वाटर के साथ बॉईल करते हैं तो हमारा फिनॉल बनता है, नाइट्रोजन बनेगा और HCl बनेगा। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ये बनता कैसे है? तो ये एनिलीन की रिएक्शन जो है वो NaNO2HCl के साथ हीट करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच, तो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है वो बनता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल हम ऐसे बनाते हैं। ये हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड होती है। फ्रॉम हेलो एरिन, मतलब क्लोरोबेंजीन से भी हम बना सकते हैं। तो एक्वस NaOH से इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये हमारा बनेगा सोडियम फिनेट। इसके HCl से रिएक्शन कराओगे तो ये फिनॉल बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन उसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से कराओगे तो फिनॉल बना दो और NaCl बना दो, डायरेक्ट बना सकते हो आप। ठीक है, इसको हम डाउ प्रोसेस बोलते हैं। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, NaOH से रिएक्शन कराओगे तो सोडियम फिनेट बनेगा। ठीक है, और ये H2SO3 बनेगा। तो H2SO3 जो है इसको क्या करेगा? इसका हाइड्रोलाइसिस कर देगा। ठीक है, तो ये फिनॉल बनेगा और NaHSO3 बन जाएगा। तो इसको भी हम डायरेक्ट NaOH से ये बना सकते हैं। ठीक, फ्रॉम क्यूमीन जो हमारी फोर्थ रिएक्शन है। ठीक है, तो ये कमर्शियली हम फिनॉल का प्रिपरेशन जो है वो क्यूमीन के थ्रू करते हैं। तो क्यूमीन का सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, तो बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहलाता है हमारा। ठीक है, हीट करते हैं ऑक्सीजन में तो ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? फिनॉल बन जाता है और हमारा ये एसीटोन बन जाता है। तो फिर इसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो ये बनेगा। ठीक है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा और ये MgBrOH बन जाएगा। इसके बाद हम फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तो पहली है सॉल्युबिलिटी। तो फिनॉल जो है वो वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। तो फिनॉल वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है जबकि ये तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो रीजन ये है कि फिनॉल जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो जो भी कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फिनॉल जो है वो स्प्रिंगली सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि फिनॉल में 6 कार्बन की ये रिंग है। ठीक है ना, तो कार्बन पार्ट इसमें कैसा है? हैवी है, इस कारण ये जो है वो स्प्रिंगली सॉल्युबल है वाटर में। एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है, अमाइन वाटर में सॉल्युबल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो जो भी कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। और ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, केवल वही ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होंगे जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। फिर सेकंड है हमारा एसिडिक करेक्टर। तो फिनॉल का एसिडिक करेक्टर जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है। तो ये हमारा फिनॉल है और ये हमारा अल्कोहल है। तो फिनॉल का एसिडिक करेक्टर अल्कोहल से ज़्यादा होता है। रीज़न ये है कि फिनॉल जब हाइड्रोजन आयन देगा तो ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा, अल्कोहल हाइड्रोजन आयन देगा तो ये एल्कोक्साइड आयन बनेगा।
तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है, इस कारण फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ये हमारा एल्कोक्साइड आयन, यहाँ पे रेजोनेंस होता नहीं है, इस कारण ये लेस स्टेबल है, इस कारण ये फिनॉल से वीक एसिड होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, बिकॉज क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाता है। तो दो फिनॉल के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इस कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिनॉल या तो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा या फिर लिक्विड स्टेट में हमको मिलता है। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की स्टडी करेंगे। तो पहला है एसिडिक नेचर। तो चूंकि फिनॉल जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हमारा सोडियम फिनेट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। तो जो भी सब्सटेंस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है वो एसिड कहलाता है। फिनॉल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है। तो बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर तब बनता है जब हमारा दूसरा सब्सटेंस जो है वो एसिडिक हो। तो इन दोनों रिएक्शन से ये साबित हो जाता है कि फिनॉल जो है वो हमारा एक एसिडिक नेचर का होता है। फिनॉल एक एसिडिक सब्सटेंस है, लेकिन फिनॉल जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। फिनॉल जो है वो पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। मतलब फिनॉल की रिएक्शन जो है वो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ नहीं होती। इस कारण हम कह सकते हैं कि फिनॉल जो है वो हमारा बहुत 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 वीक एसिड है। तो एसिडिक करेक्टर का जो ऑर्डर है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर कार्बोनिक एसिड। तो फिनॉल जो है वो हमारा कार्बोनिक एसिड से भी वीकर एसिड है, ये इतना वीक होता है, लेकिन ये वाटर एंड एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। फिर अगर हम फिनॉल में इसकी ऑर्थो पैरा एंड मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऐड कर दें तो देखो W जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तो इसका W से आप वीकर कह लो, और ये वीकर बेस को करता है। तो EWG वीकर किसको करता है, बेस को करता है। तो एसिड को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो फिनॉल में जोड़ दें तो फिनॉल का एसिडिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हमारे ये हैं NO2, Cl, Br, Cn, CHO एंड COOH। ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉविंग ग्रुप हम उनको बोलते हैं जिसके सेंट्रल एटम पे जो है वो लोन पेयर ना हो, तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कहलाएंगे, राइट। क्लोरीन ब्रोमीन में तो लोन पेयर होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। तो ये हमारा फिनॉल है, इसमें हम NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो है वो ऐड कर देते हैं इसकी ऑर्थो पैरा एंड मेटा पोजीशन पे। तो ये हमने मेटा पोजीशन पे किया, ये ऑर्थो पोजीशन पर, और ये पैरा पोजीशन पे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करता है, फिनॉल के एसिडिक करेक्टर को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देगा। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो हमारे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ऑर्थो वाला ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू पैरा के। तो ऐसा क्यों है, तो रीजन ये है कि यहाँ पे चूंकि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इस कारण ये जो H है वो रिलीज नहीं हो पाएगा, राइट। तो पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। और मेटा पोजीशन जो है, मेटा पोजीशन पे EWG कैसा होता है, बीकर होता है, बीकर इफेक्ट देता है। तो फिर मेटानाइट्रोफिनॉल जो है वो एसिडिक होगा, और फिर हमारा प्योर फिनॉल होगा। फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो क्या करता है, एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करता है। तो डोनर डिक्रीज करता है किसको, एसिड को। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो जिन पे लोन पेयर होती है वो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। जो हमारा मिथाइल है ये हमारा इथाइल है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे ज्यादा होता है, फिर पैरा पे, फिर मेटा पे। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब एसिडिक करेक्टर जो है वो मेटा पोजीशन का ज्यादा होगा, फिर पैरा का होगा, फिर ऑर्थो का होगा।
तो फिनॉल पे हमने मिथाइल ग्रुप जो है वो कनेक्ट कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कनेक्ट कर दिया, तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, ठीक है। फिर ये मेटा वाला पोजीशन होगा, फिर पैरा का होगा, फिर ऑर्थो पोजीशन का होगा, ठीक है। तो एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर ये हो जाएगा, मेटा, फिर ये पैरा, फिर ये ऑर्थो। फिर इसके बाद फिनॉल की हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। तो ये हमारा फिनॉल है, तो ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, CH2 जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो फिनॉल जो है, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर होती है, तो ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा। तो OH ग्रुप जो है कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। लेकिन अगर ब्रोमीन जो है वो हम एक्वस मीडियम में ले लें तो फिर हमारा बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराएं तो ये हमारा बनता है, तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड बनता है। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे तो नाइट्रेशन होगा। तो ये नाइट्रेशन जो है वो 2,4,6 पोजीशन पे हो रहा है, ठीक है। तो हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो है वो बन गया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं रूम टेम्परेचर पे तो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होती है। एक्वस NaOH एंड क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सैलिसल्डिहाइड बनता है। इस रिएक्शन को हम राइमर-टीमन रिएक्शन बोलते हैं, इसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारी रीमर-टीमन रिएक्शन जो है वो क्या कहलाती है, ये हमारी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म से करानी है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम फिनेट बनेगा, फिर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होगी तो NaCl निकल जाएगा और CHCl2 जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ा, ये हमारा इंटरमीडिएट जो है वो बन गया है। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 NaCl निकल जाएंगे और 2 OH ग्रुप यहाँ पे लग जाएंगे। तो 2 OH ग्रुप लगेंगे तो ये अनस्टेबल होगा, तो H2O निकल जाएगा, तो ये हमारा CHO ग्रुप जो है यहाँ पे बच जाएगा। फिर इसका हम एसिडिक मीडियम, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होता है, ये हमारा NaCl बन जाएगा। मान लो HCl लिया आपने तो NaCl बन जाएगा और ये H जो है यहाँ पे लग जाएगा, तो ये हमारा सैलिसल्डिहाइड बन गया। फिर इसके बाद हमारी 4th नंबर की रिएक्शन है कोल्बी रिएक्शन। तो ये भी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये हमारा फिनॉल है, इसकी रिएक्शन पहले एक्वस NaOH से कराते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो अभी रिएक्शन कैसे होती है तो देखो जरा, ये हमारा फिनॉल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये सोडियम फिनेट बनेगा और वाटर निकल जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो COOH, तो ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये COH ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा। फिर इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस मान लीजिए यहाँ पे HCl एसिड होता तो NaCl बनता और H जो है यहाँ पे लग जाता, तो बस सैलिसिलिक एसिड जो है ऐसे बन जाता है। फिर फिनॉल की रिएक्शन जो है वो जिंक डस्ट से कराते हैं। तो जिंक के साथ फिनॉल को हम हीट करते हैं, तो हीट करने पे बेंजीन बनता है, जिंक ऑक्साइड बनेगा। फिर अगर हमने फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराया तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्रोमिक एसिड चाहिए। तो क्रोमिक एसिड कैसे बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन H2SO4 से कराओ तो क्रोमिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो क्रोमिक एसिड के द्वारा इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो बेंजोक्विनोन जो है वो बनता है, ये हमारा बेंजोक्विनोन है। तो ये हमारी फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद हम ईथर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम IUPAC नोमेनक्लेचर को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन नेम भी लिखे हुए हैं लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि IUPAC नोमेनक्लेचर है, ठीक है। तो CH3OCH3, तो अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये एक कार्बन की हमारी चेन है, तो ये हमारा मेथॉक्सी बनेगा, तो मेथॉक्सी मीथेन ये हमारा IUPAC नेम हो जाएगा।
और अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो देखो ये हमारा ऑक्सीजन, ये ईथर ग्रुप है, इधर मिथाइल है इधर मिथाइल है, तो ये डाइमिथाइल ईथर हो जाएगा। फिर ये ऑक्सीजन ग्रुप है, इधर पे इथाइल लगा है इधर पे इथाइल लगा है, तो ये हमारा डाई इथाइल ईथर, ये तो हमारा कॉमन नेम है। अगर हमें आईयूपीसी करनी है तो 1 और 2 दो कार्बन के चेन है, ये हमारा एथॉक्सी कहलाएगा, तो एथॉक्सी इथेन। फिर ये देखो जरा, ये ईथर ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है, तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, ये तो कॉमन नेम हो गया आईयूपीसी नेम। तो देखो ये 1 ये 2 और ये 3 कार्बन की चेन है, तो 1 नंबर पे मेथॉक्सी लगा है, तो 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, तो ये हमारा आईयूपीसी नेम हो गया। C6H5OCH3, तो ये हो गया मिथाइल फिनाइल ईथर, ये हमारा एनिसॉल भी कहलाता है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर ये कॉमन नेम है। मिथॉक्सी बेंजीन ये हमारा आईयूपीसी नेम है, इसको हम एनिसॉल भी बोलते हैं। फिर C6H5OCH2CH3, तो ये इथॉक्सी बेंजीन ये हमारा आईयूपीसी नेम हो जाएगा। इथाइल फिनाइल ईथर, तो ये हमारा कॉमन नेम हो गया। तो इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, फिनाइल पी से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, इथाइल पहले लिखा जाएगा फिनाइल बाद में लिखा जाएगा, है ना, फेनिटॉल, तो ये हमारा फेनिटॉल भी कहलाता है। फिर ये देखो C6H5O, फिर ये CH2 और ये CH3, तो ये हमारा नॉर्मल हेप्टाइल हो गया, ठीक है, और ये हमारा फिनाइल हो गया, तो हेप्टाइल फिनाइल ईथर, या इसको आप ऐसा कह सकते हो नॉर्मल हेप्टाइल फिनाइल ईथर। अगर आपको आईयूपीसी नेमिंग करनी है तो ये हमारा फिनॉक्सी बनेगा, ठीक है, तो फिनॉक्सी हेप्टेन जो है वो इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा। इसके बाद हम ईथर की प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो ईथर का प्रिपरेशन जो है वो हम एल्कोहल के डिहाइड्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा इथेनॉल है जो कि एक एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करानी है, तो यहाँ पे एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो ईथर बन जाएगा, और अगर टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो एक हमारा एल्कीन बनता है। तो चूंकि यहाँ पे इथेनॉल है तो यहाँ पे एथीन बनेगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देख लो। तो ये एक हमारी SN2 रिएक्शन होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल है, इस कारण ये हमारी SN2 रिएक्शन होगी। तो ये हमारा एल्कोहल है, तो सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल होगा। तो H पॉजिटिव कहाँ से आया? एसिड से आया, तो एसिड का H पॉजिटिव, ठीक है, तो एल्कोहल क्या होगा? प्रोटोनेटेड होगा, मतलब ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन की ये बॉन्ड बनाएगी, तो ये बॉन्ड बन गया, तो ये प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है इस पे एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट करेगा, तो ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगी, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट बनेगा और ये वाटर बन जाएगा, ये निकलेगा तो ये वाटर बन जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में हमारा डीप्रोटोनेशन होता है। अब ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एसिड का जो H पॉजिटिव हमने यूज किया था वो H पॉजिटिव हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस ये CH3CH2, तो ये CH3CH2, ये O है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिर चुके हैं, तो ऑक्सीजन की 2 लोन पेयर वापस आ गई, और ये CH3CH2 है ये, तो बस ये ऐसे ईथर बन जाता है। इसके बाद हमारी सेकेंड रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इसको हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड। ये सोडियम एल्कोक्साइड एल्कोहल से हमको मिलता है, जब एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगी। तो ये ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है इस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करता है, तो ये हेलोजन जो है वो निकल जाता है, तो हमारा ईथर बन जाएगा और NaX बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देख लो जरा। तो ये हमारा एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैक करेगा तो ये Br जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो बस ये Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव से हमारा NaBr बन जाएगा, और ये हमारा ईथर जो है वो बन जाता है। तो अगर ये हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी एंड टर्सरी होता, तो फिर हमारा प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन बनता। तो देखो जरा, ये हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और ये हमारा बेस है। अब चूंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पे अब इसको अटैक करने के लिए जगह नहीं मिल रही, मतलब अब ये इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा,
तो ये क्या होगा, एक बेस होगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, फिर ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था, राइट, और यहाँ पे ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, ठीक है, और यहाँ से ये Br निकलेगा, तो बस यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो यहाँ पे एल्किन बनेगा, NaBr बन जाएगा, ये से ये NaBr, और ये CH3O, और यहाँ से हाइड्रोजन निकला था तो ये एल्कोहल बन जाएगा। फिर सेकेंड मेथड है फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल की रिएक्शन एक्वस NaOH से कराते हैं। तो चूंकि ये एसिड है, ये बेस है, तो हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो बन चुका है, तो सोडियम फिनॉक्साइड और एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हैलोजन निकल जाएगा, तो Na पॉजिटिव हैलोजन से NaX बनेगा, ठीक है। तो NaX जो है यहाँ पे बना दो, और आपका रिमेनिंग पार्ट जो है वो ये ईथर कहलाएगा। इसके बाद हम ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तो ईथर के दो मॉलिक्यूल के बीच डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनता है, जबकि एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड से कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। इस कारण एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। फिर अगर हम एल्केन की बात करें, तो एल्केन के दो मॉलिक्यूल के बीच वॉन डेर वाल्स फोर्स लगता है, जो कि वीकर होता है, इसलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। अगर हम एल्केन, ईथर एंड एल्कोहल ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी मोलर मास ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो फिर एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। ईथर जो है वो हमारा इनर्ट होता है, इस कारण ईथर जो है वो सॉल्वेंट की तरह हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो आपका HCl, HBr, HI से रिएक्शन जो है वो करानी है, तो ईथर की रिएक्शन कराते हैं। तो बस एक बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ROH बनेगा और ये RCl बन जाएगा, या RBr बन जाएगा, या RI बन जाएगा, तो बस एक बॉन्ड तोड़ दो। फ्रॉम PCl5 से रिएक्शन होती है। तो PCl5 से रिएक्शन होती है तो देखो क्या होता है, POCl3 बनेगा, और दो क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन इस पे जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इस पे जुड़ जाएगा, तो दो एल्काइल ग्रुप बन जाएंगे और हमारा POCl3 बन जाएगा। तो दो एल्काइल हैलाइड हमारे बन गए और एक POCl3 बन गया। फिर इसके बाद हम एनिसॉल की रिएक्शन देखेंगे। तो एनिसॉल, ये जो हमारा एनिसॉल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब चूंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हो सकता है। तो ब्रोमिनेशन करेंगे इसका, तो ये हमारा ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल बना एंड पैरा ब्रोमो एनिसॉल बनेगा, ये मिक्सचर बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे, तो ये हमारा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरानाइट्रो एनिसोल बनेगा। फिर अगर हमने एसिटाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराई, तो ये हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे COCH3 ग्रुप लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन बनेगा एंड ये 4 मेथॉक्सी एसिटोफेनॉन बनेगा। फिर इसके बाद मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से कराते हैं, तो ये भी फ्रीडल-क्राफ्ट, ये एल्काइलेशन कहलाता है, ये एसाइलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगेगा एंड पैरा पोजीशन पे लगेगा, तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो बनता है। तो इसको आप 2 मेथॉक्सी टोलिन कह सकते हो और इसको 4 मेथॉक्सी टोलिन कह सकते हो। तो ये हमारा ईथर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।